हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम श्योर आप सब मज़े में होंगे और आप इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और सीखने की भरपूर कोशिश भी आपकी जारी होगी। तो चलिए इस सीखने के आप इस एपिसोड को आपके और गहरा करते हैं और आपके लिए एक और पैसेज, बल्कि आज तो मैं दो पैसेज आपके लिए लेकर आया हूँ। छोटे हैं लेकिन पैसेजेस बहुत उम्दा हैं, बहुत बढ़िया हैं। काफ़ी कुछ इसमें सीखेंगे आप। लैंग्वेज आपकी और निखर जाएगी, इसमें वोकेबलरी आपकी और है ना स्ट्रेंथन हो जाएगी, है ना। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए हुए है ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो दिस इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नंबर 4। अभी तक हम 3 पैसेजेस सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से 2 स्टार्टिंग के बहुत इजी लेवल के थे, फिर तीसरा वाला थोड़ा सा लेवल अच्छा था उसका, है ना। और आई एम श्योर आपको उसमें थोड़ी दिक्कत हुई होगी लेकिन उसके बाद भी आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। और उसमें कल वाले जो पैसेज में अब जो मैं आपको बता रहा था, मैं जो थोड़ा सा लेवल अच्छा था, उसमें 2 मैंने सेंटेंसेस भी दिए थे एरर पर बेस्ड, ठीक है। आई एम श्योर आपने वो भी इंजॉय किया होगा और उसमें भी कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। लेट्स बिगिन दोस्तों। दिस इज अ मॉडरेट लेवल, दैट मीन्स इजी लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल है ये। रेडी? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द पैसेज में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो पहले उन पर एक नज़र डाल दिया जाए ताकि आपको पैसेज बेहतर समझ में आए। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज प्रोफेटिक इमेज, दैट मीन्स एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना, उसको बोलते हैं प्रोफेटिक। और इमेज का मतलब हो गया कोई चित्र, कोई भी दृश्य। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप बिल्कुल 10 साल के बाद ऐसे दिखाई देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके है ना 10 साल बाद की इमेज को बिल्कुल सही ढंग से प्रिडिक्ट कर पाया। अगर वो सही बोल रहा है और आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई दिए तो क्या कहा जाएगा? दैट विल बी योर प्रोफेटिक इमेज। ओके, देन senescent sun, that means the aging sun, the condition of aging। ठीक है, आप सबको पता होगा कि सन एक बर्निंग बॉल ऑफ फायर है और ये शायद क्लास 9 में या 10 में हमने पढ़ा था, शायद न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन कुछ ध्यान आ रहा है मुझे। उसमें कहीं ये सन के बारे में या स्टार के बारे में था, तो वहां पे हमने पढ़ा था इसको कि सन क्या है, इट्स अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर और धीमे धीमे इसकी एज बढ़ती जा रही है और इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ सालों के या बहुत सालों के बाद में आप कह सकते हैं कि इसकी जो ये बर्निंग बॉल है, जो इसकी आग है वो शांत हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्या बोला जा रहा है उसको? सेनेसेंट सन, दैट मीन्स एजिंग, इसकी उम्र बढ़ती जा रही है और ये बूढ़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट, फॉस्टरिंग पावर, दैट मीन्स इंक्रीजिंग पावर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक कंटिन्यू रखना, लगातार निरंतर चलते जाना, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। देन अ स्टडी इन पर्पल, अ स्टडी इन पर्पल, ध्यान रखिए मैं र नहीं बोल रहा हूं, मैं पर्पल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपने पर्पल बोला है, पर्पल बोलते हैं तो आपका हिंदी वो उच्चारण है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन अगर आपने उसको इंग्लिश वाला प्रोनाउंसिएशन सीखना या जानना है तो आपको आर को साइलेंट करना होगा, आपको पर्पल कहना है, प प ल, पर्पल। ठीक है, अ स्टडी इन पर्पल। ओके, द कलर पर्पल सिंबलाइजेस रॉयल्टी एंड वेल्थ। ठीक है ना, आज की बात तो शायद इतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन आपने अगर थोड़ा ब्लू ब्लड के बारे में सुना होगा तो व्हाट इज ब्लू ब्लड? तो जो रॉयल फैमिली होती है उनके लिए बोला जाता है ब्लू ब्लड। ठीक है ना। तो जो एंशंट, अगर मैं कहानियों की बात करूं या फिर एंशंट टाइम की बात करूं तो वहां पे पर्पल को इस्तेमाल करते थे, है ना, रॉयल्टी को सिंबल देने के लिए। या फिर अगर आपने किसी ने पर्पल कपड़े पहने हुए हैं तो ये माना जाता था कि वो एक रॉयल फैमिली से, ठीक है, वो राजा के घराने से, उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है। ठीक है, तो इफ somebody says a study in purple, this is a study in purple, that means स्टडी में सब कुछ अच्छा अच्छा भव्य बताया गया है, बढ़िया बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ। देन है forbear, दैट मीन्स refrain और stop from doing something, कुछ करने से खुद को रोकना, इसे बोलते हैं forbear। देन रेटोरिकल कलर, दैट मीन्स इफेक्टिव कलर। रेटोरिकल में से अगर मैं रेटोरिक वर्ड यूज करूं या CAL को अगर मैं देखूं तो CAL जब भी आएगा तो वो एडजेक्टिव होता है, तो रेटोरिक जो है वो नाउन है। ठीक है, तो व्हाट इज रेटोरिक? दैट मीन्स एन इफेक्टिव स्पीच, ऐसी स्पीच जो असरदार है। ठीक है ना, ऐसी बातचीत जो प्रभाव डालती है उसे बोलते हैं रेटोरिक। ठीक है। देन एट्थ, इन द अबिस,
अबिस का मतलब होता है गैप या डिफरेंस, ठीक है। तो इफ समथिंग इज इन द अबिस दैट मीन्स वो उस गैप में है, वो उस वॉइड में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें वर्ड्स हैं सीखने को। देन फर्स्ट इज डेरेलिक्ट स्टोन, दैट मीन्स अ स्टोन इन पुअर कंडीशन, ऐसा पत्थर जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, जर्जर हो रहा है, उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट स्टोन। Then abject and futile, that means very bad and incapable। अगर आपने किसी को abject बोला तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में वो चीज़ है। और फ्यूटाइल का मतलब होता है इनकेपेबल और वेस्ट, ठीक है। जैसे आपने बोला कि इस एक्सरसाइज से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो नाउ आई कैन से दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ये निरर्थक है, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। लेकिन हमारी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है, अगर आप हमारे साथ साथ में रहते हैं तो आपको वोकैबलरी भी है ना सीखने को मिलती है, आपको ग्रामर भी सीखने को मिलती है, और प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो ही रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। होली इनकॉम्प्रिहेंसिबल इमेंसिटीज, होली इनकॉम्प्रिहेंसिबल इमेंसिटीज, साथ साथ बोलते रहिए मेरे, होली इनकॉम्प्रिहेंसिबल इमेंसिटीज, दैट मीन्स कंप्लीटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस, ठीक है। इमेंसिटीज का मतलब हो गया वास्टनेस, होली का मतलब हो गया कंप्लीटली माने पूरी तरह से, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ध्यान रहे हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, हम पढ़ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड समथिंग इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल दैट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और विच इज नॉट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो, जिसको समझ नहीं पा रहे हो, तो कह सकते हैं ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है। तो जैसे राइट नाउ कोरोना वायरस, इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू मैनी, है ना। आप देख सकते हैं इतने है ना चेतावनी के बाद भी, इतने लाठीचार्ज के केसेस सुनने के बाद भी अभी भी कुछ लोगों को है ना समझ में नहीं आया है, और वो या तो वो हमको समझ नहीं पा रहे हैं या हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। सो आइदर द केसेस वी बोथ आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एंड द वायरस इट सेल्फ इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अभी भी लोगों के पकड़ में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो फ्यूचर जो भी रहेगा आपके लिए लर्निंग जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजॉइस एक्सल्टेंटली, दैट रिजॉइस का मीनिंग हो गया सेलिब्रेट, और एक्सल्टेंटली का हो गया हैप्पीली, ठीक है ना। कल मैंने एक बात बोली थी कि जब भी आप किसी वर्ड को ढूंढ रहे हो इंग्लिश के, तो आप उसका इजी वर्जन चूज करें, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इजी वाला वर्ड भी ना आता हो, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि मुझे बेसिक चाहिए, तो मैं अपने दूसरे इंग्लिश ज्ञान वाले चैनल में बेसिक लेवल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल आप कह सकते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर उस व्यक्ति को अपनी कमियां पता हैं तो उसके सुधार करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी कमियां पता ही ना हो तो सुधार कैसे करेगा वो, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन तो तब ढूंढोगे जब आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपकी बेसिक लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब 0 1 -1 ऐसे आपको लगता है अगर, तो फिर आपको इंग्लिश ज्ञान के चैनल पे भी पहुंचना चाहिए, वहां पे मैं आपको और आसान लेवल से इसको समझाऊंगा, ठीक है। सेम पैसेज को नहीं, डिफरेंट पैसेज को। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इसको। तो रिजॉइस का मतलब हो गया सेलिब्रेट, और एक्सल्टेंटली का मतलब हो गया हैप्पीली। नेक्स्ट एब्जेक्शन, इट मींस होपलेस, ध्यान रखें एब्जेक्ट और एब्जेक्शन दोनों सेम वर्ड्स हैं। एब्जेक्ट एडजेक्टिव है और एब्जेक्शन नाउन है। कैसे पहचाना मैंने, लास्ट में TION लगा हुआ है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर TION लगा हो तो वो नाउन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे आप भी सीख जाएंगे। चलिए, होपलेस और अनप्लेजेंट फीलिंग, ऐसी फीलिंग जिसमें होपलेस हो, होपलेसनेस हो, सॉरी, ठीक है। अब होप क्या होती है, उम्मीद, होपलेस माने उम्मीद के बिना, ठीक है ना। ऐसा कोई भाव आपके मन में आता है तो आप एब्जेक्शन फील कर रहे हैं। अनप्लेजेंट, बिल्कुल अच्छा नहीं आपको लग रहा है तो आप एब्जेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक लॉकडाउन की स्थिति में देख लीजिए कि बहुत से लोग जो समृद्ध हैं, सक्षम है, सबल हैं, वो अपने घरों में बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, है ना। बहुत सारे वीडियोस अपलोड, जैसे हम लोग हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। उन पे लॉकडाउन का असर पड़ा है पर बहुत ही मामूली। लेकिन सर उनके बारे में सोचिए जो रोज ही कमाते थे, रोज ही खर्चा करते थे, ठीक है ना। उनको बोलते हैं एब्जेक्ट पुअर, उन्हें अब क्या बोलते हैं, एब्जेक्ट पुअर बोलते हैं। और किस सिचुएशन में है, वो है एब्जेक्ट पावर्टी की सिचुएशन में, ठीक है ना। उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है,
ठीक है। तो एब्जेक्शन वर्ड का मतलब हो गया होपलेस और अनप्लेजेंट फीलिंग। देन ब्लैक बाउंडलेसनेस, ब्लैक बाउंडलेसनेस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप कभी भी किसी एक सिंगल वर्ड को है ना डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तो आपको उसका अर्थ अलग ही नजर आएगा, क्योंकि डिक्शनरी को नहीं पता है कि आप ये वर्ड कहाँ से लेकर आए हैं। पता है क्या उसको? नहीं पता है ना, है ना। उसके पास वर्ड है, आप ढूंढने पहुंचे हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या उसमें से निकाला ये तो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। डिक्शनरी के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन आप उसमें से कितना निचोड़ पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो बेटर है कि आप सिंगल वर्ड के बजाय उस पूरे फ्रेज को समझने की कोशिश करें जो पैसेज में पूछा गया है, ठीक है। कि वर्ड का मीनिंग अलग हो सकता है इन जनरल डिक्शनरी में, लेकिन उस सेंटेंस में जब आप उसको यूज करते हैं मीनिंग बदल जाते हैं, लगभग वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं। कल हमने स्टैंडिंग वर्ड देखा था ना, स्टैंडिंग का मतलब वैसे क्या था, खड़े होना होता है ना, लेकिन अगर आप स्टैंडिंग को और मीनिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो इसका मतलब स्टेटस भी हो सकता है, रेप्यूटेशन भी हो सकता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ब्लैक बाउंडलेसनेस का मतलब हो गया डार्क इन्फिनिटी, ऐसी इन्फिनिटी जो बिल्कुल हमें डार्क नजर आ रही है, जिसको हमें दूर, जैसे अभी मैथ्स की बात कर लीजिए, ठीक है। नंबर्स कहां तक होते हैं पता है किसी को? तो हाँ, हम सब ने पढ़ रखा है नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, नंबर्स इन्फिनिटी तक होते हैं। नंबर्स कहाँ खत्म होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना, जो आपको लास्ट नंबर पता है, लेट से आपको मैं बोलता हूँ 100 के आगे क्या होगा, तो 100 से आप 5000 तक जा सकते हैं, 5 मिलियन तक जा सकते हैं, 5 बिलियन तक जा सकते हैं, ट्रिलियन तक भी जा सकते हैं, और उसके भी दूर तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपको एंड कहाँ पे करना है वो नहीं पता है, पर दिशा तो दिखाई दे रही है ना, दे रही कि नहीं दे रही है ना। आप हर बार 0 के बाद 1 ऐड कर देते हैं ना, 10 के बाद 11 कर देंगे, 100 के बाद 101 कर देंगे, 200 के बाद 201 कर देंगे, तो हमको पता है कि आगे कैसे गिनती गिनती चलेगी। तो उसे क्या बोलेंगे, क्या वो डार्क बाउंडलेसनेस है? नहीं, वो आपकी ब्राइट बाउंडलेसनेस है। ब्राइट है वो, क्योंकि हमको उसका रास्ता पता है, हमें उसको ट्रैवल कैसे करना हमको ये पता है। लेकिन बहुत जगह हमको ट्रैवल करना नहीं पता है, जैसे अभी मान लीजिए कोरोना, ठीक है, मैं बार बार कोरोना बीच में लेके आ रहा हूँ क्योंकि कोरोना इस वक्त बर्निंग टॉपिक है। और इसकी बात अगर हम करते हैं, है ना, किसी और संदर्भ में तो सीखने के लिए है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोरोना के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, ये कैसे कंट्रोल होगा, है ना, ये कहाँ से फैला है, और भी सारी बातें, ठीक है ना, व्हाट्सएप किनारे कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सिचुएशन राइट नाउ इज ब्लैक बाउंडलेस, सॉरी, इट इज इन ब्लैक बाउंडलेसनेस, ठीक है। तो अभी सिचुएशन हमारे सामने जो है कहां तक जाएगी हमें ये नहीं पता, और इसलिए उसको हम अंधकार में डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोबर एक्सल्टेशन, देखो एक्सल्टेंटली, है ना, टी एल वाई या फिर एल वाई पे खत्म हो रहा है तो ये एक एडवर्ब है, और एक्सल्टेशन ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, दोनों सेम वर्ड्स हैं। एक्सल्ट से ही आगे कंटिन्यू हो रही स्पेलिंग, ये नाउन है और ये एडवर्ब है। क्या मीनिंग था इसका? हैप्पीली, तो यहां क्या बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा, ठीक है ना। हैप्पीली एडवर्ब और हैप्पीनेस नाउन है। सेंसिबल, सोबर का मतलब हो गया सेंसिबल। सोबर का मतलब है ना नॉन टॉक्सिकेटेड भी होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर थोड़ा हिंदी में समझाया जाए तो जो नशे में नहीं है उसको सोबर कहा जाता है वैसे तो, ठीक है। जो नशे में नहीं है उसको सोबर कहा जाता है। तो अगर आप सोबर बोल रहे हैं माने उसको हम सेंसिबल भी कह सकते हैं, अपने होश में है ना वो, अपने बिल्कुल होश व हवास में है तो उसको हम बोलेंगे सेंसिबल। तो सेंसिबल हैप्पीनेस यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा। तो एक बार फिर से ना आप इसको रिवाइंड करके, है ना, ये 8 वर्ड्स और ये दूसरे 7 वर्ड्स आप इनको, है ना, फिर से देख सकते हैं ताकि आपको मीनिंग याद रहे। जब हम पैसेज में इसको, है ना, देखें तो हमें मीनिंग ढूंढना ना पड़े, हमको याद रहे मीनिंग, ठीक है। तो चलिए मूव करें फिर आगे, चलिए। ओके, नाउ पैसेज 1 इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। We think of moon as only a stone gone cold, an airless, waterless stone, and the prophetic image of our own earth when some few million years from now the senescent sun shall have lost its present होना चाहिए, its present fostering power and so on, ठीक है। तो कहता है कि हम सोचते हैं मून के बारे में कि वो एक स्टोन है ना, एक ऐसा स्टोन जो ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। एक एयरलेस स्टोन है, वाटरलेस स्टोन है, ठीक है, और एक प्रॉफिटिक इमेज है हमारे अर्थ की,
ठीक है। अगर हम इसको भविष्य की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और जितना ज्यादा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अर्थ को, तो वो दिन दूर नहीं है कि अर्थ से लाइफ एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। आप सोचो क्या रीजन है कि बाकी जगहों पे, मार्स में, मून पे पानी की खोज की जा रही है। ठीक है ना। और सुनने में तो ये भी आता है कि लोगों ने प्लॉट भी ले लिए हैं। तो बहुत सारी ये चीजें हो रही हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक बढ़ने वाला है, पोल्यूशन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ने वाली आगे भविष्य में, कि भविष्य में, बहुत दूर के भविष्य की बात हो रही है, अभी ऐसा नहीं कि कल होने वाला है। ठीक है ना। तो अर्थ भी मून की तरह एकदम कोल्ड हो जाने वाला है, उसकी भी शक्ल बिल्कुल मून की जैसी हो जाएगी। तो क्या बोला उसको, प्रोफेटिक इमेज बोला है। ठीक है। सम फ्यू मिलियन ईयर्स, है ना, क्या कहा मैंने, अभी नहीं होना है, फ्यू मिलियन ईयर्स, उसने हमें समय काफी दिया हुआ है। ठीक है ना। हमारी जनरेशन और भी जनरेशन, है ना, इस अर्थ का मजा ले पाएंगी, इसको जी पाएंगी। ठीक है ना। द सन शैल हैव लॉस्ट इट्स प्रेजेंट फॉस्टरिंग पावर, कि सन ने शायद काफी मिलियन ईयर्स के बाद, सन ने अपनी इस वक्त जो इंक्रीज कर रही पावर उसको खो दिया होगा, और सो ऑन, काफी और भी चीजें इसमें बताने को है। ठीक है। अब यहां से पैसेज टर्न होता है। अभी तक तो काफी, है ना, मून की बात, सन की बात, अर्थ की बात कर रहा था, लेकिन अब यहां से टर्न किया उसने, कहता है दिस पैसेज कुड इजीली बी प्रोलॉन्ग्ड अ स्टडी इन पर्पल। दैट मीन्स इस पैसेज को इसी प्रकार से हम, है ना, इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर, है ना, लेके जा सकते थे, बट आई फॉर बियर, लेकिन मैं रोकता हूं, मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, मैं ऐसा होने से रोकता हूं। लेट एवरी रीडर ले ऑन एज मच ऑफ द रॉयल रेटोरिकल कलर एज ही फाइंड्स टू हिज टेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है चलो मैं हर एक रीडर को एक, है ना, मौका देता हूं, फ्रीडम देता हूं कि जितना, है ना, या जितना या जैसा भी रेटोरिकल कलर वो चाहे अपने मन से, है ना, वो अपने टेस्ट के, अपने स्वाद अनुसार, अपने, है ना, इंटरेस्ट के अनुसार इसमें भर ले। ठीक है। एनी हाउ, पर्पल और नो पर्पल, चाहे आप पर्पल कलर से भरे चाहे नहीं भरे, देयर द स्टोन इज स्टोनी, स्टोन तो स्टोन ही है। ठीक है। यू कैनॉट थिंक अबाउट इट फॉर लॉन्ग विदाउट फाइंडिंग योर सेल्फ इन्वेडेड बाय वन और अदर ऑफ सेवरल सेंटिमेंट्स। ठीक है ना। चाहे कैसा भी आप इसके बारे में सोच लें, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाएंगे ये ख्याल लाने से। इन्वेड का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपके थॉट्स को किसी ने हाईजैक कर लिया, उस पर किसी ने कब्जा जमा लिया। किसने, कौन सी थॉट्स हैं ये, सेंटिमेंट्स है। बहुत से आपके सेंटिमेंट्स आपके माइंड में आएंगे। आगे है, द नेम ऑफ द फर्स्ट फैमिली इज सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस। ठीक है ना। सेंटिमेंट की फैमिली में से पहला कौन सा है, सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस। व्हाट इज सिग्निफिकेंस, माने महत्वता, इंपॉर्टेंस। व्हाट इज इनसिग्निफिकेंस, ठीक है, समथिंग विच इज अनइंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन की, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट होने की बात कर रहा है, उसके सेंटिमेंट की बात यहाँ हो रही है। एंड द सेकंड क्या है, सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस, इंसान की महानता के सेंटिमेंट आपको मिलेंगे। तो एक तरफ तो आपको इनसिग्निफिकेंस, एक नेगेटिव फीलिंग दिखाई दे रही है, और सेकंड तरफ आपको एक पॉजिटिव फीलिंग नजर आ रही है, ग्रेटनेस एंड इनसिग्निफिकेंस। ओके, लेट्स मूव अहेड। मीडिएटिंग, दैट मींस बीच में, है ना, रहना कहीं, ऑन दैट derelict stone afloat there in the abyss you may feel like a worm, abject and futile in the face of wholly incomprehensible immensities। अच्छा, आप में से कितनों लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है, यूनिवर्स में इंटरेस्ट है? ठीक है ना। तो जब ये वीडियो उस टाइम लाइव जा रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि भाई कितनों को इसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि साइंस में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, और खासकर अगर आप यूनिवर्स, स्पेस की बात करते हैं, पैराडॉक्स की बात करते हैं, टाइम ट्रैवल की बात करते हैं, तो मेरे दोनों कान खड़े हो जाते हैं। मुझे सुनना है, आप बोलो क्या बोलना चाहते हो। ठीक है। तो देर इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो जब हम इसको एज अ होल देखते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप अर्थ के पार्ट नहीं है, आप इस सोलर सिस्टम को, है ना, ये प्लैनेट्स को, आप सन को दूर से कहीं देख रहे हैं। ठीक है ना। अब इमेजिन करके देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक अर्थ नजर आ रही है, यहाँ पे एक आपको सन नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर एक मून नजर आ रहा है, और आप क्या देख रहे हैं, इसके आसपास का जो माहौल है, जो आपको इन्वायरमेंट दिख रहा है, वो इनफाइनाइट है। ठीक है ना। वो इतना ज्यादा वास्ट है कि उसको मेजर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि इसके बीच में ये दो सेंटिमेंट्स हैं, एक तो नेगेटिव सेंटिमेंट आपका हो गया, दैट इज इनसिग्निफिकेंस, और दूसरा हो गया ग्रेटनेस। इन दो सेंटिमेंट्स के बीच में मीडिएट करता है एक स्टोन। कैसा स्टोन है, डेरिलिक्ट है।
कंडीशन इसकी बैड है ना। अफ्लोट करता है, तैर रहा है, तैर ही तो रहा है कि नहीं, कोई इसका बेस थोड़ी है कि अर्थ किसी स्टेशनरी पोजीशन पर रुकी हुई है क्या, नहीं ना, अर्थ भी तो मूव कर रही है, ठीक है। देयर इन द अबिस, व्हाट इज अबिस, द एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का जो भी विस्तृतता है उसको उसने बोला हुआ यू मे फील लाइक अ वॉर्म। आप खुद को इमेजिन करिए जरा, ठीक है, कि इस अर्थ के कंपैरिजन में या मून के कंपैरिजन में आप अपने एग्जिस्टेंस को जरा समझ के देखिए कि आप वॉर्म जैसे छोटे से कीड़े जैसे नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब आप नहीं, हम सब। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे मेरे को वॉर्म बोल दिया, नहीं आपको नहीं बोला है, हम मैंने इस बात को सबके लिए जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। तो इफ आई, मैंने जब ये पैसेज पढ़ा था तो मुझे एक अलग सी एक एनर्जी सी, एक फीलिंग सी मिली थी, क्योंकि ये मुझे वो चीज़ बता रहा है जो मैं इमेजिन करता हूँ इन जनरल, कि एक अगर देखा जाए तो एक अर्थ जो है वो वेसल ही तो है, एक व्हीकल ही तो है जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो टाइम ट्रैवल भी तो हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। और बस वही बात है कि हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ये हमको पैसेज महसूस करवा रहा है उन इमोशंस को भी जो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन दो इमोशंस के बीच में हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को एक वॉर्म की तरह फील करा रहे हैं, एन एब्जेक्ट फील करा रहे हैं, फ्यूटाइल फील करा रहे हैं इन द फेस ऑफ होली इनकॉम्प्रिहेंसिबल इमेंसिटीज, ठीक है। ऐसी विस्तृतता है जिसको आज तक हम मेजर नहीं कर पाए, इसको हम ढंग से समझ नहीं पाए, ठीक है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी और बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, सोलर सिस्टम हो सकते हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। अब कितने प्लैनेट्स हैं जिन पे एग्जिस्ट कर रही है उनको ये नहीं पता है, जिस जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। लेकिन उनको छोड़ दो, वो तो चलो वैज्ञानिक है, हम एज अ लेमैन अगर बात करें तो हमें कितना पता है, ठीक है, हमें बहुत कम पता है इस यूनिवर्स के बारे में, इसलिए उसने क्या बोला, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हमें समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, इसको हम समझ नहीं पाते। तो उस है ना, इस प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो हम कैसे हैं, हमारी है ना हाइट कितनी है, हम बहुत टाइनी छोटे से हैं, कैसे, एज अ वॉर्म। हमारी औकात कितनी है, एब्जेक्ट, और कैसे, इनकेपेबल, फ्यूटाइल, ओके। द साइलेंस ऑफ दोज इनफाइनाइट स्पेसेस फ्राइटन्स मी, है ना। अगर आपने मूवी देखी हो, मुझे एक मूवी ध्यान आ रही है, ग्रेविटी है शायद मूवी का नाम, ठीक है ना। ग्रेविटी को शायद ऑस्कर भी मिला है। उस ग्रेविटी में इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको स्पेस दिखाया हुआ है कि कितना शांत स्पेस से अचानक से वहां पर एक स्टॉर्म आ जाता है और सब तबाह हो जाता है, ठीक है। अगर ग्रेविटी मूवी अगर आप देखते हैं तो आपको मजा आएगा, आपको पता लगेगा एग्जैक्टली स्पेस होता कैसा है। और मैं चाहूंगा कि आप उसको 3D, सॉरी, हम उसको HD में देखें एंड हाई डेफिनेशन में देखें, ताकि आपको वो क्लैरिटी नजर आए, है ना, वो एक्सटिंक्शन नजर आए कि हाँ भी, सॉरी, डिस्टिंक्शन नजर आए कि कितनी क्लैरिटी है, कितना कितना। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ वहां नजर आपको आ जाएंगी, ठीक है। वो साइलेंस है वहां पे, एकदम शांत है वहां पे, कोई शोर नहीं है, ठीक है ना। और स्पेस कैसा, इनफाइनाइट, इतना बड़ा स्पेस है कि हम उसको मेजर भी नहीं कर पाते हैं, वो हमें फ्राइटन करता है, डरा देता है, ठीक है। यू मे फील एज पैस्कल फेल्ट, आप बिल्कुल वैसा फील कर सकते हैं जैसा पैस्कल ने फील किया था। और अल्टरनेटिवली, बिल्कुल विकल्प आपका आपके पास क्या है, यू मे फील एज एम पॉल वेलेरी, एम पॉल वेलेरी ने जैसा फील किया वैसा भी फील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो पहला था ना, द साइलेंस ऑफ दोज इनफाइनाइट स्पेसेस फ्राइटन मी, ये ऑथर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कौन, पैस्कल, ये पैस्कल की फीलिंग है। और द साइलेंस ऑफ दोज इनफाइनाइट स्पेसेस डज नॉट फ्राइटन मी, ये किसने बोला, ये बोला है एम पॉल वेलेरी ने। उसने बोला, ऑथर कह रहा है कि आप दोनों में से किसी की तरफ भी फीलिंग ला सकते हैं कि मुझे ये स्पेस, इनफाइनाइट स्पेस डराता है या मुझे नहीं डराता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर दोज स्पेक्टिकल ऑफ दैट मून, व्हाट इज स्पेक्टिकल, दृश्य, ठीक है। अगर उसमें स्पेक्टिकल में अगर मैं भी जोड़ देता हूं तो चश्मा बन जाएगा, ठीक है ना। स्पेक्टिकल माने दृश्य होता है, ठीक है। ऑफ दैट मून नीड नॉट नेसेसरली मेक यू फील लाइक अ वॉर्म, जरूरी नहीं है कि ये जो स्पेक्टिकल मून की जो है ना दृश्य, सॉरी, मून की जो इमेज है, जो दृश्य है, वो आपको वॉर्म की तरह फील कराए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे ऑन द कॉन्ट्ररी कॉज यू टू रिजॉइस एक्सल्टेंटली इन योर मैनहुड, ठीक है। कि इसके बिल्कुल विपरीत हो सकता है कि जब आप मैनहुड में की बात की जाए, आपके पौरुष की बात की जाए, आपके पुरुष होने की बात की जाए, तो उस वक्त आपको ये रिजॉइस करा दे, ठीक है ना। कैसे करा दे, एक्सल्टेंटली, आपको सेलिब्रेट करा दे, खुशी से आप सेलिब्रेट करें, ठीक है। देयर फ्लोट्स द स्टोन, द नियरेस्ट एंड मोस्ट फेमिलियर सिंबल ऑफ ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल हॉरर्स,
ठीक है, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल हॉरर्स हुए, अब ये हॉरर का मतलब क्या हुआ, वो चीजें जो हमको भयभीत करती हैं, डराती हैं। ध्यान रखें, ह्यूमन एग्जिस्टेंस या फिर इन जनरल बात की जाए तो वो चीजें जो हमको समझ में नहीं आती हैं हम उनसे डरते हैं, ये फैक्ट है। ठीक है ना, कभी खुद को जांच के देख लीजिएगा कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उनको आप अपनाने से डरते हैं, इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन, है ना। जब आप कहते हैं कि भाई वो तो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ये नहीं हो पाया, रीजन क्या था कि उसने रिस्क लिया। ठीक है ना, ही इज अ रिस्क टेकर एंड इज नॉट अ रिस्क टेकर, क्योंकि ये डरता है रिस्क लेने से। ठीक है, तो डर कब आएगा, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर जाती है तो उसको हम, है ना, डर के लिबास में छुपा ले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमी समझ नहीं पाई उसको उसने हॉरर बोल दिया, है ना। तो ये जो फ्लोट करता है स्टोन, ये हमारे सबसे पास में सबसे फेमिलियर सिंबल है ना, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल हॉरर्स हुए उसमें से एक का। बट द एस्ट्रोनॉमर्स हु डिस्कवर्ड दोज हॉरर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम वर मेन, जिन्होंने डिस्कवर किया था वो मैन ही तो थे, इंसानी ने किया ना बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। द यूनिवर्स थ्रोज डाउन अ चैलेंज टू द ह्यूमन स्पिरिट, इंसान की जो ताकत शक्ति है ना, उसकी जो मनोबल है ना, उसको चैलेंज थ्रो करता है, कौन करता है, यूनिवर्स करता है। इन स्पाइट ऑफ दिस इनसिग्निफिकेंस एंड एब्जेक्शन मैन हैज टेकन इट अप। ठीक है ना, हालांकि मैन की, है ना, अगर औकात की बात की जाए, उसकी सिग्निफिकेंस होने की बात की जाए तो हम बहुत टाइनी, बहुत छोटे हैं, उसके बाद भी हमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। द स्टोन ग्लेयर्स डाउन एट अस ऑन द ब्लैक बाउंडलेसनेस, ये स्टोन जो है हमको ऊपर से देख रहा है, हम नीचे अर्थ में है, वो हमको ऊपर से देख रहा है, ग्लेयर करता है, घूर रहा है हमको, है ना, इस ब्लैक बाउंडलेसनेस में। बट द फैक्ट दैट वी नो इट जस्टिफाइज अस इन फीलिंग अ सर्टन ह्यूमन प्राइड, हम फैक्ट जानते हैं, और फैक्ट क्या है कि हम भले कितने टाइनी हो, कितने छोटे क्यों ना हो, फिर भी हमने बहुत चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है ना, उस विजय प्राप्त करने से हमको एक प्राइड आ गया कि हाँ अभी हम किसी लायक तो हैं, ऐसी बात नहीं है। साइज डजंट मैटर, सुना होगा आप लोगों ने, तो हमारा साइज इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, लेकिन हमारे पास ब्रेन है जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेबिलिटीज का कोई अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। आपको अपनी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो दुनिया छोड़ ही दीजिए। ठीक है ना, हर इंसान अपनी पोटेंशियल का 1% भी यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, वी हैव अ राइट टू आर मूड्स ऑफ सोबर एक्सल्टेशन, हमारे पास में पूरा अधिकार है कि हम सोबर एक्सल्टेशन के मूड्स में चले जाएं। ठीक है, सो दिस इज द पैसेज, एक बार आप वापस रिवाइंड करें, आप इसको देख लें, पूरा पढ़ लें एक बार। ठीक है ना, हम पेज 1 जो है उसको पढ़ लीजिए, पेज 2 को पढ़ लीजिए, जो वोकैबुलरी मैंने आपको बताई थी उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब्स द मून, राइटर ने मून को डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है। ऑप्शन ए, a heavenly body which revolves around the earth, merely a stone, a heavenly body which may make you feel insignificant or cause you to rejoice in your manhood, and D, a heavenly body superior to the earth or the sun। आपने नोटिस किया होगा, ध्यान होगा आपको कि अर्थ या सन की बात सिर्फ पहले 2-3 लाइन में हुई थी, और पूरा पैसेज जो है सिर्फ मून के बारे में, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द मून एंड द अर्थ और द सन। तो इसका आंसर ना तो डी हो सकता है ना ए हो सकता है। ठीक है ना, स्टोन है लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस में ही है, तो इसका आंसर होगा सी। मून को डिस्क्राइब कैसे किया कि उसको देख के हमें 2 फीलिंग्स आ सकती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। द आंसर इज सी। Okay, let's move ahead. Second question, is the image of the moon revealed in the passage abject and why? Reveal और reveal दो अलग शब्द हैं, इसको reveal मत पढ़ जाना। reveal का मतलब सेलिब्रेट करना होता है, reveal माने प्रेजेंट करना होता है, समथिंग विच इज हिडन, उसको छुपा हुआ है, उसको पेश करना, सबको, है ना, जग जाहिर करते हैं, उसको रिवील कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मून की इमेज को सेलिब्रेट किया गया पैसेज में, क्या वो एब्जेक्ट है। ठीक है, और है तो क्यों। तो ए ने आंसर दिया नो, बी ने आंसर दिया यस, सी ने आंसर दिया नो, डी ने आंसर दिया यस। तो नो ने क्या बोला, ए ने बोला कि पैसेज ने हमें स्टेट किया, पैसेज स्टेट्स दैट वी आर जस्टिफाइड इन फीलिंग अ सर्टेन ह्यूमन प्राइड एट द फैक्ट दैट वी नो द मून फॉर व्हाट इट इज। मून क्या है हम ये जानते हैं, और उसको जान गए हैं, इसलिए हमें एक प्राइड, ह्यूमन प्राइड मिलता है, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एब्जेक्ट नहीं मानते, इसको सेलिब्रेशन में एब्जेक्ट नहीं मानते, ये ए ने बोला है।
बी क्या बोल रहा है? यस, बिकॉज इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एयरलेस वाटरलेस स्टोन दैट इज प्रोफेटिक इमेज ऑफ आवर ओन अर्थ। इसने यस बोला, लेकिन जो एयरलेस वाटरलेस की बात कर रहा है वो तो लाइन 1 में ही थी ना, तो वहां पे क्या सेलिब्रेशन वर्ड तो आया नहीं था, तो बी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, सी ने बोला नो इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एयरलेस। देखो यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि चाहे वो एयरलेस वाटरलेस के बारे में यस बोल के लिखे चाहे नो लिखे, दोनों सेम बात तो हुई ना। तो वहां पे सेलिब्रेट करने की बात हुई थी, और ना ही वहां पे आपने सेलिब्रेशन के साथ जहां पैराग्राफ 2 में बोला था वह एब्जेक्ट्स को मैच कराया था, आपने उसके संग लिंक किया था, रिलेट किया था, तो ऐसा नहीं था। तो ना इसका आंसर बी बनेगा ना सी बनेगा। डी बोलता है यस, बिकॉज इट इज स्टेटेड दैट द स्पेक्टिकल ऑफ द मून कॉजेज यू आइदर टू रिजॉइस इन योर मैनहुड और मेक्स यू फील इनसिग्निफिकेंट एंड एब्जेक्ट। ओके, तो ये लाइन पैसेज में थी तो जरूर, लेकिन वहां पे सेलिब्रेशन वर्ड नहीं आया। वो कहां पे आया था? वो आया था लास्ट लाइन में, यू हैव अ राइट टू सोबर एक्सल्टेशन। व्हाई डू यू हैव अ राइट? बिकॉज नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, द मून एंड एवरीथिंग अदर थिंग्स। ओके, सो इसका आंसर ए होना चाहिए। नहीं, हम एब्जेक्ट हमने कभी नहीं बोला था सेलिब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका आंसर यस ऑफकोर्स ए इसका आंसर बनेगा। Then third, what sort of contrasting and complementary sentiments does the moon evoke? मून कौन से दो sentiments evoke करता है? एक contrasting है, दूसरा complementary है। तो ए ने बोला it can be seen as just a stone grown cold in contrast to the earth which abounds with life, कि जीवन है अर्थ में। ध्यान रहे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरा पैसेज सिर्फ मून के बारे में है, अर्थ और सन की बात सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में थी। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है मून के कॉन्टेक्स्ट में, कहीं पर भी अर्थ या सन नहीं आ सकता, तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए। बी, ऑन वन हैंड वी हैव द वार्म एंड अनस्पायरिंग सेंसेस एंड सन, अगेन सन बीच में नहीं आ सकता है, तो बी रॉन्ग हो गया। अब सी हो गया, डी होगा। सी ने क्या बोला? सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस, पैसेज में था ना जी, इसी की बात कर रहा है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की ओर। व्हाई डज द ऑथर फील दैट मैन हैज अ राइट फॉर सोबर एक्सल्टेशन? क्यों अधिकार था उसके पास में? ठीक है, ऑप्शन ए, मैन हैज विजुअलाइज्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बी, लुकिंग एट द मून मैन कैन फील अ वार्म इनसिग्निफिकेंट एंड एब्जेक्ट, और ही कैन रिजॉइस एक्सल्टेंटली इन हिज मैनहुड। ठीक है ना, तो या तो वो वार्म जैसा फील कर सकता है या तो वो जश्न मना सकता है, लेकिन क्या बी में लिखी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का आंसर को कहीं पर भी लिंक कर पाती है? क्योंकि हमसे पूछा गया कि क्या राइट दिया, क्यों राइट दिया गया सोबर एक्सल्टेशन के लिए, तो बी तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चल रही है, तो बी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ए ने लिया तो है, लेकिन ए ने क्या बोला कि क्योंकि मैन विजुअलाइज कर चुका है दोनों एस्पेक्ट्स, वो जानता है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, अब चुनने का अधिकार किसके पास में? मैन के पास में। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो सकता है। सी, मैन हैज टेकन अप अ चैलेंज इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिग्निफिकेंस। सी तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ये बढ़ते हैं 5, whom do you think the author will agree with? ठीक है, क्या आपको लगता है ऑथर किसके साथ अग्री करेगा? पैस्कल के साथ में, पॉल वेलेरी के साथ में, या दोनों के साथ में, या इनमें से किसी के साथ में नहीं? तो अगर आप मेरे साथ साथ स्टोरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो विजन थे, आइदर यू कैन बी फ्राइटेंड विद द साइलेंस ऑफ द वास्टनेस और इमेंसिटीज, और यू कैन नॉट बी, यू डज नॉट हैव टू फ्राइट, यू डू नॉट हैव टू बी फ्राइटेंड विद दैट। तो दोनों थॉट्स बताई गई थी ना, लेकिन ऑथर ने क्या कहा था? यू कैन चूज द कलर, आप कलर फिल कर सकते हैं। उसने कहीं पर भी अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा था, किसी भी लाइन में नहीं, किसी भी वर्ड में नहीं। दैट मीन्स ही डजंट एग्री विद आइदर ऑफ द टू, वो दोनों में से किसी के साथ भी अग्री नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक मजेदार सा पैसेज था, उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। अगला पैसेज भी है हमारे पास में, तब तक ये थोड़ा रेडी हो जाए, है ना, एक बार वापस रिवाइंड करके सब कुछ फिर से देखें। इंग्लिश में एक कहावत है, नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी मौके को खाली हाथ जाने मत दें, क्योंकि क्या पता क्या सीख उसमें छुपी हो, क्या आपके काम आ जाए। ओके, सो let's begin the second paragraph. Okay, let's start passage 2 and first vocabulary. The first word is congenitally. That means something present at birth but not inherited from the parents. कुछ ऐसा है जो बर्थ से ही आपके साथ में है, लेकिन आपको इसे पेरेंट्स से नहीं मिला। दैट देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड मिस किया है,
दैट इज नॉर्मली और इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आपको पेरेंट्स से ही मिलेगा वो, उसको बोला जाता है कंजेनिटली, दैट मीन्स वो बर्थ के साथ में, बाय बर्थ। देन द वर्ड इज इनलाइटेंड, दैट मीन्स अवेकेंड और लर्निड, कुछ ऐसा है जो आपने सीख लिया है, आप में ज्ञान आ गया है ना, ज्ञान का प्रकाश जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं इनलाइटेंड। देन द वर्ड इज इनेटली, इट मीन्स इनबॉर्न और इनहेरिट, तो इनेटली और कंजेनिटली दोनों सेम वर्ड्स हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। देन द वर्ड इज बारबेरियन, ठीक है, बारबेरिक, बारबेरियन, बार्बर ठीक है, दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा, बार्बर तो अलग ही हो गया, बारबेरिक और बारबेरियन का मतलब होता है जिसको हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल फूहड़ है ना, वाइल्ड है, इसको हम टेम नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं बारबेरिक, तो अनसिविलाइज्ड या प्रिमिटिव उसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। The passage is, until very universally believed that men are congenitally more intelligent than women, even so enlightened a man as Spinoza decided against votes for women on this ground. ठीक है, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा ये बात मानी जाती थी पहले के टाइम पे कि मेन जो हैं, पुरुष जो हैं, वो बाय बर्थ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं महिलाओं से, और इसी है ना आधार पर महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था, है ना, जब तक यूनिवर्सली ये बात को माना नहीं गया तब तक। देन अमंग व्हाइट मेन it is held that white men are by nature superior to men of other colors, ठीक है, जो गोरे लोग हैं उनमें ये बात है कि वो मानते हैं कि व्हाइट मैन जो है वो बाय नेचर ज्यादा सुपीरियर हैं बाकी कलर्स के लोगों से, एंड स्पेशली टू ब्लैक मैन, जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं, इनका रंग काला होता है स्किन का, उनसे ज्यादा वो सुपीरियर होते हैं, ऐसे माने जाते हैं। ये अभी की नहीं पुरानी बात कर रहे हैं, हो सकता अभी माने जाते हो, कुछ हम कह नहीं सकते। इन जापान, जापान में क्या होता है, जापान में ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज थॉट दैट येलो इज द बेस्ट कलर, ठीक है, जापान में क्या मानते हैं कि येलो बेस्ट कलर है। इन हाइटी व्हेन दे मेक स्टेटस ऑफ सॉरी स्टैचू ऑफ क्राइस्ट एंड सैटर्न, दे मेक क्राइस्ट ब्लैक सैटर्न व्हाइट, ठीक है, जब हाइटी में वो क्राइस्ट का स्टैचू बनाते हैं और सैटर्न का, या फिर शैतान कह सकते हैं इसमें हिंदी में, उसका स्टैचू बनाते हैं, तो क्राइस्ट को वो ब्लैक कर देते हैं और सैटर्न को वो व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से व्हाइट ना बुराई का प्रतीक है और ब्लैक अच्छाई का प्रतीक है। एरिस्टोटल एंड प्लेटो कंसिडर्ड ग्रीक्स सो इनेटली सुपीरियर टू बारबेरियंस दैट स्लेवरी वाज जस्टिफाइड सो लॉन्ग एज द मास्टर वाज ग्रीक एंड द स्लेव बारबेरियन। एरिस्टोटल और प्लेटो ने भी ये बात बताई है, प्लेटो ने भी ये बात बताई है कि ग्रीक्स को है ना बचपन से ही सुपीरियर माना गया है बारबेरियन से, और स्लेवरी को उन्होंने जस्टिफाई किया है, कब तक किया है, जब तक कि उनका मास्टर, जो स्लेव उनका मास्टर ग्रीक है और जो उनका स्लेव है वो बारबेरिक है, तब तक स्लेवरी उनके हिसाब से सही है। तो ये बहुत छोटा सा पैसेज था, लेकिन ये भी काफी अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है, अच्छे वर्ड्स के साथ लिखा गया है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंजेनिटली मींस, इसका मतलब क्या बताना है, और ये डिस्कस हमने पहले भी किया हुआ है, इसका आंसर है सी, इनेटली। नेक्स्ट, स्पिनोजा डिसाइडेड अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमेन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, स्पिनोजा ने डिसाइड किया था कि वुमेन के अगेंस्ट वोट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, दे डिड नॉट डिजर्व टू हैव वोट्स, उनको वोट्स नहीं मिलने चाहिए थे, दे वर लेस एजुकेटेड देन मेन, मेन से कम पढ़ी लिखी थी, दे वर जनरली अनइंटेलिजेंट, और दे वर नेचुरली लेस गिफ्टेड विद इंटेलिजेंट सॉरी यहाँ पे इंटेलिजेंस होना चाहिए था। तो लाइन वन में क्लियर था कि स्पिनोजा ये मानते थे कि पुरुष जो है वो पैदाइशी ज्यादा अक्लमंद होते हैं महिलाओं से, तो इसका आंसर डी होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, इन हाइटी क्राइस्ट्स स्टेटस इज ब्लैक एंड सैटन्स व्हाइट बिकॉज द पीपल देयर बिलीव्ड, तो क्राइस्ट का स्टैचू जो था वो ब्लैक था, सैटन का व्हाइट था, ऐसा क्यों था, तो आंसर है ब्लैक वाज गुड, ऑल व्हाइट मैन आर इविल, क्राइस्ट वाज इविल, सैटन वाज गुड, तो वहां पे ब्लैक को अच्छा मानते, व्हाइट को अच्छा नहीं मानते, तो इसका आंसर ए होना चाहिए था। नेक्स्ट, फोर्थ, Aristotle and Plato supported slavery because slavery को support क्यों करते थे? Option A, slaves to be inferior, that the barbarians belonged to Greece,
The Greeks to be superior to barbarians, the barbarians to be superior to the Greeks. The answer is ऑप्शन सी, ग्रीक को सुपीरियर मानते थे बारबेरियन से, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ऑथर बिलीव दैट, ऑथर क्या बिलीव करते थे? कलर्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अलग अलग देशों में कलर्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सम कलर्स आर सुपीरियर टू अदर कलर्स, सम कलर्स आर इंफीरियर टू अदर कलर्स एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। तो कलर सुपीरियर नहीं होते हैं, है ना, लोगों की सोच होती है सुपीरियर और इंफीरियर। लोग किसी चीज को, इंग्लिश में कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। तो मतलब इंसान जैसे चीजों को देखता है वो अपनी सोच से उसको सुंदर और बदसूरत बना सकता है। दैट मीन्स कलर्स का रिलेशन बिल्कुल नहीं है, कंट्री टू कंट्री ये चीज वेरी करती है। इसका आंसर ए होना चाहिए। तो आई एम श्योर आपको ये दोनों पैसेजेस पसंद आए होंगे। तो फिर ऐसे ही पैसेजेस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। और अगर आपको और पैसेजेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे यस लिख के आप भेज सकते हैं। तो इससे मैं जान जाऊंगा कि आपको पैसेजेस पसंद आ रहे हैं और इससे आपको फायदा मिल रहा है। और जैसे ही मुझे कमेंट्स मिलेंगे मैं इन पे और पैसेजेस पे काम करना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।